फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिजिक्स के 3 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। ऐसे डेरिवेशन जो हर बार लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये डेरिवेशन एक नहीं दो नहीं बिल्कुल 4 6 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो ये डेरिवेशन जो 3 डेरिवेशन लिए हैं ये आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये तीनों डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तीनों डेरिवेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि देखिएगा, पहला डेरिवेशन जो हम सिद्ध करेंगे वो सिद्ध करेंगे संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना है। यानी कि तो कोई 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, उनकी फोकस दूरी के लिए हमको सूत्र स्थापित करना है। तो आइए पहले हम इसका आपको डायग्राम दिखा देते हैं, चित्र दिखा देते हैं। इसके जरिए से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये कोई ऐसा चित्र बनाना है आपको, क्योंकि हमने चित्र इसलिए बना लिया क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है, मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। अगर हम आपको वीडियो के अंदर चित्र बना के बताते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। देखिए आपको कुछ इस प्रकार से चित्र बना लेना है, क्योंकि ये दोनों लेंस है, 2 लेंस रखे हैं, उत्तल लेंस रखे हैं। क्या कह रहा है, देखिए हमको सिद्ध क्या करना है कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी। देखिए ये लेंस दोनों क्या हैं, एक दूसरे से स्पेस करते हैं, संपर्क में रखे और पतले उत्तल लेंस है। इनकी क्या करना है, हमें दोनों की फोकस दूरी f1 और f2 निकालना है। हम इसकी फोकस दूरी बिल्कुल आसानी से निकालेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से। आपको भी बिल्कुल ईजी तरीका लगेगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए देखिए हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले माना एक लेंस f1 है जिससे u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें पतले यानी कि पहले प्रथम लेंस पर पड़ती हैं और एक आभासी प्रतिबिंब I डैश बनाती हैं और वो प्रतिबिंब B डैश दूरी पर बनता है। आइए इस लैंग्वेज को भी हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। माना 2 पतले उत्तल लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1/f2 हैं। देखिए स्टूडेंट, ये कोई 2 पतले लेंस हैं, ठीक है। ये 2 पतले लेंस हैं और कैसे लेंस हैं, उत्तल लेंस हैं, ठीक है, जिनकी फोकस दूरियां क्या हैं, एक की f1 है, एक की f2 है, ठीक है। फोकस दूरियां f1/f2 हैं, संपर्क में रखे, एक दूसरे के स्टूडेंट या संपर्क में भी रखे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इन लेंसों के मुख्य अक्ष पर, इनका जो मुख्य अक्ष वाला है, इससे क्या u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। इससे u दूरी पर, ये u दूरी पर एक क्या रखी है, बिंदु वस्तु O रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें प्रथम लेंस पर पड़ती हैं। इस वाले लेंस पर यहाँ पर ये पड़ती हैं, फिर क्या करती हैं, प्रथम लेंस पर अपवर्तन के बाद प्रथम लेंस से B डैश दूरी पर, देखिए B डैश दूरी पर क्या प्रतिबिंब क्या बनाती हैं, I डैश प्रतिबिंब आभासी बना लेती हैं। तो हम क्या करें, अब देखिए हमें इसके बारे में पता चल गया। अब हम क्या करें, प्रथम लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र निकाल लें और दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो संयुक्त फोकस दूरी हमारी आ जाएगी। तो आइए पतले लेंस की फोकस दूरी हम निकाल लेते हैं। देखिए पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, आपने एक फोकस दूरी का सूत्र तो पढ़ा होगा, 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। हम इसी सूत्र की सहायता से इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है, वो क्या है, यहाँ पर देखिए u है, u दूरी पर तो बिंदु वस्तु रखी है। देखिए यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है वो क्या है, I डैश है, b डैश है और प्रतिबिंब I डैश बन रहा है। तो हमें वस्तु की दूरी क्या लेनी है, b डैश लेनी है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/u, 1/b क्या हो जाएगा, 1/b डैश हो जाएगा माइनस 1/u हो जाएगा। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। देखिए हमने क्या किया, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी f डैश का डाल लीजिए या आप f1 डाल लीजिए, ठीक है। ये f1 हो गए, ठीक है। तो क्या करें, देखिए इसके लिए f1 बराबर, क्योंकि यहाँ पर b जो है, b डैश प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब की दूरी चेंज है। देखिए यहाँ पर b डैश है ना, तो हमें यहाँ पर b डैश करनी पड़ी, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, दूसरे लेंस के लिए। देखिए दूसरे लेंस यानी कि इस वाले लेंस के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि एक लेंस के लिए हमने फोकस दूरी निकाल ली। अब हम दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी निकालेंगे, आप लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी लिखेंगे। देखिए दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, ये जो I डैश प्रतिबिंब है ये वस्तु का कार्य करेगा और
यू जो है ये वस्तु की दूरी हो जाएगी और जिससे एक प्रतिबिंब बनेगा आई। और बस हमें ये लिख देना है, आप लिखिएगा यहाँ पर, आप यहाँ से शुरू कीजिएगा। माना आई डैश प्रतिबिंब, देखिए आप लिखेंगे माना आई डैश प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है जिससे बी दूरी पर एक प्रतिबिंब आई बनता है, दूसरे बी दूरी पर प्रतिबिंब आई बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब ये बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दोबारा देख लीजिए, देखिए दूसरे लेंस के लिए आई डैश प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करता है जिससे अपवर्तन के बाद एक प्रतिबिंब बनता है क्या? आई, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बी दूरी पर। तो दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, यहां पर हम लिखे थे कि फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/f होता है 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र होता है फोकस दूरी का। तो यहाँ पर फोकस दूरी हमें क्या निकालनी? देखिए यहाँ पर फोकस दूरी तो दूसरे लेंस के लिए यानी कि f2 हो जाएगी बराबर, वस्तु यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बी दूरी पर सही बन रहा है, लेकिन जो वस्तु रखी है वो कहाँ पर रखी? देखिए जो वस्तु रखी है प्रतिबिंब आई डैश कितनी दूरी पर रखी है? बी डैश दूरी पर। तो यहाँ पर जो यू है ए बी डैश हो जाएगा। बस इक्वेशन नंबर आप इसको 2 डाल दीजिए। अब हमें क्या निकालनी है? इन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इसकी और इसकी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, तब समीकरण 1/2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, संयुक्त फोकस दूरी आ जाएगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ लेंगे और संयुक्त फोकस दूरी हमारी आ जाएगी। देखिए समीकरण 1 क्या था? 1/f1 बराबर था 1/b माइनस 1/u। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था? जो b था वो v डैश था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा था b डैश प्रतिबिंब बन रहा था। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा था वो b डैश दूरी पर बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर वस्तु की दूरी हमारी u ही थी। तो समीकरण 1 था, समीकरण 2 था 1/f2 इक्वल टू था 1/b माइनस 1/u b2 था, b डैश था, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु का कार्य कर रहा था वो हमारा u b डैश दूरी प्रतिबिंब i जो था वो एक वस्तु का कार्य कर रहा था। तो यहाँ पर जो वस्तु होगी बी डैश दूरी पर, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों को जोड़ देंगे। लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू हो जाएगा 1/b डैश माइनस 1/u प्लस 1/b माइनस 1/b डैश। ठीक है, यहाँ पर जो कट रहा आप उसको काट दीजिए। देखिए 1/b डैश कट रहा है या नहीं कट रहा है? अब बस हमको ये लिख देना है, बचा है 1/f1 बराबर प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या बचा? देखिए आप इसको सही 1/b लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है इसके आगे और ये माइनस है 1/u। ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यही संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है, संयुक्त फोकस दूरी। अगर आप इसको भी और शुद्ध करके लिख लेंगे, थोड़ा और लिखेंगे, देखिए हमने एक पीछे सूत्र जो पढ़ा था 1/f बराबर पढ़ा था 1/b माइनस 1/u। तो ये क्या ये इसके रूप में नहीं लिखा है? तो इसकी जगह पे हम 1/f लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं, 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फाइनली हमारा जो सूत्र आ गया पतले लेंस की, यानी कि जो 2 पतले लेंस आप संपर्क में रखें हैं उनकी फोकस दूरी के लिए सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आइए नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा डेरिवेशन क्या है? देखिए इसमें जो दूसरा डेरिवेशन है वो है पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करना। ये भी डेरिवेशन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये भी इसमें क्या है, आपको एक लेंस है उसकी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करना है। बस इसमें क्या है, एक लेंस है, 2 लेंस नहीं बल्कि एक लेंस है। इसका भी हम आपको चित्र दिखा देते हैं।
देखिए स्टूडेंट, इसका कुछ चित्र कुछ इस प्रकार से है। एक पतला लेंस है, इसकी आपको फोकस दूरी का चित्र स्थापित करना है, फोकस दूरी का आपको सूत्र निकाल कर देना है। तो इसका भी हमें अच्छे से डिस्प्लेनेशन के साथ आपको समझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। और आपको जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें कमेंट करिएगा, हम उसका सलूशन आपको तुरंत देंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, एक प्रतिबिंब है, यू दूरी पर एक बिंदु वस्तु हो रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें आई डैश प्रतिबिंब बनाती हैं। लेकिन जो आई डैश प्रतिबिंब है दोबारा उसके लिए क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है, कुछ नहीं है। ये भी बिल्कुल सरल है। तो आप इसका स्टूडेंट, आप इसकी कुछ माना परिभाषा लिख लेंगे, वो हमने अभी नहीं लिखी है। तो क्योंकि वीडियो में समय बहुत लंबा हो जाता है, तो आप जल्दी से लिख लीजिए, कॉपी पेन उठा के लिखिएगा। माना एक पतला लेंस है, एक कोई पतला लेंस है, उत्तल लेंस जो वायु में रखा है। माना एक पतला लेंस वायु में रखा है, जिसके सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n है। जिसके सापेक्ष जब वायु में रखा है, जब वायु में रखा है तब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n है। जिससे ओ दूरी पर, यानी कि ओ बिंदु वस्तु, एक यू दूरी पर एक बिंदु वस्तु ओ रखी है, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या करती हैं, लेंस के प्रथम पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ पर पड़ती हैं, प्रथम पृष्ठ पर पड़ती हैं, और अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब आई डैश बना लेती हैं। और बनाती कहाँ पर है, बी डैश दूरी पर। तब गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से आपको एक गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र याद करना होगा। क्या सूत्र होता है, आइए हम बता देते हैं। देखिए गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है n अपॉन बी डैश माइनस n अपॉन यू इजुकल टू होता है n माइनस 1 अपॉन r 1। ठीक है, ये सूत्र होता है। और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले पृष्ठ के लिए ले रहे हैं। क्योंकि पहले पृष्ठ में जो वस्तु की दूरी है वो क्या है, बी डैश, क्योंकि इसमें बी डैश जो है वस्तु की दूरी है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब क्या, हमने यहाँ पर अपवर्तन काय के लिए वायु के सापेक्ष ले रहे हैं, तो यहाँ पर अपवर्तन भी हमारा n है। तो इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए देखेंगे। देखिए दूसरे पृष्ठ में हम क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका, वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब, जिसका जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश प्रतिबिंब बनता है और बी दूरी पर बनता है। अब क्या हो रहा है, देखिए अब प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, अब प्रतिबिंब देखिए कांच से आ रहा है, कहाँ, वायु में। अब पहले कहाँ जा रहा, कांच से वायु में, तो अपवर्तनांक n था, तो a हो जाएगा 1/n। भाई उल्टा हो रहा ना, आप उसको पलट दीजिए ना। पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे हो गया ना। पहले इधर से आ रहा था, अब क्या हो रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है। ठीक है, पहले जा रहा फिर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि कांच से वायु में आ रहा है। ठीक है, तो अपवर्तन क्या हो जाएगा, तब अपवर्तन हो जाएगा हमारा 1/n अपवर्तन हो जाएगा। आइए तब गोलीय पृष्ठ के लिए, तब गोलीय पृष्ठ के पृष्ठ या पृष्ठ कुछ कहें, पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। ठीक है, अब हम देखेंगे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। अब हमें कहाँ, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, n की जगह पर 1/n करना है। और क्या करना है, देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो b दूरी पर बन रहा है, b डैश दूरी पर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर b हो जाएगी माइनस क्या हो जाएगा, 1/, देखिए यहाँ पर वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, बी डैश, तो यहाँ पर बी डैश हो जाएगा इक्वल टू 1/n माइनस 1/r2, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है ये r1 है, ये r2 है। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 2 है। आप इसको पहले समीकरण नंबर 2 डाल लीजिए। अब हम इसको और सरल करेंगे, जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो जाए। अब इसको हम क्या करें, और सरल कर लेते हैं। देखिए 1/n हो जाए, देखिए n जो है ये क्या करें, हम n को कॉमन ले लेते हैं। 1/n क्या करें, हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो आपको समझने में क्या हो जाएगी बच्चों, आसानी हो जाएगी। तो आइए हम इसको भी समझ लेते हैं अच्छी आसानी के साथ। देखिए पहले हम क्या करें, ये जो n है ये b के साथ में नीचे आ जाएगा, n माइनस बी डैश इक्वल टू ए भी n क्या आ जाएगा, n माइनस 1 अपॉन हो जाएगा n r2।
ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करें, जो 1/n है ये हम कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/b माइनस 1/v डैश बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। और देखिए क्योंकि यहाँ पर n है नहीं तो हम क्या करें, यहाँ पर हमारे पास ये n आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं जो संख्या नहीं होती वो वहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर ऐसे रहेगा 1 माइनस n, क्योंकि इसको हमने 1 को इधर कर दिया, n को इधर, इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना R2। अब हम क्या करें, n से n ए वाला कैंसिल कर दें, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली क्या बचा 1/b माइनस n/b डैश इक्वल टू n माइनस 1/R2 बचा है। ये फाइनली हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया है। ये फाइनली क्या आ गया हमारा स्टूडेंट, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करें, एक समीकरण और समीकरण 2 को जोड़ दें तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा जो पतले लेंस की फोकस दूरी का होगा। समीकरण 1 बा समीकरण 2 को जोड़ने पर, हम समझ रहे हैं स्टूडेंट, आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आया होगा, आप इसको अच्छे से 2-4 बार वीडियो को स्किप करके आगे पीछे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है बच्चे यन से, जो मैथ के स्टूडेंट वो तो कन्फ्यूज नहीं होते हैं, खासकर बायो वाले, क्योंकि बायो की अच्छी मैथ नहीं होती है, तो बायो वाले स्टूडेंट विशेषकर ध्यान दें इस टॉपिक पर, ठीक है। तो आइए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये वाला पद अलग जोड़ेंगे, ये वाला देखिए। तो हम पहले समीकरण 1 को जोड़ देते हैं, n/b डैश माइनस 1/v यू था। अब हम क्या करें, इसको जोड़ देते हैं, 1/b इसका ले लेते हैं माइनस n/b डैश इक्वल टू, अब पहले समीकरण में क्या था, n माइनस 1/r1 था, प्लस n1 माइनस n या n माइनस 1 आप कुछ भी रखें, या आप लिखें n माइनस 1/r2 है, ठीक है। अब इनमें देखिए जो हमारे पास कट रहा है n/b और n/b, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का कट गया, तो हम क्या बचा, देखिए स्टूडेंट हमारे पास बचा है 1/b माइनस 1/u। देखिए इसको हमने पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। और इधर क्या बचा, n माइनस 1/r1 प्लस n माइनस 1/r2 बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, n माइनस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए हम लिखेंगे 1/b माइनस 1/u इक्वल टू, क्या करें हम n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/r1 बचेगा स्टूडेंट, 1/r1 बचेगा प्लस 1/r2 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो स्टूडेंट यही फाइनली हमारा सूत्र है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए। अगर आप इसको एक और तरीके से लिखना चाहें तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा फोकस दूरी के लिए, 1/f बराबर होता है 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर f भी रख सकते हैं, तो हम फाइनली इसको लिख देंगे 1/f बराबर हो जाएगा n माइनस 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा स्टूडेंट कि नहीं हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, आई होप ये भी आपको समझ में आया हो। जो हमारा तीसरा डेरिवेशन है, ये सभी डेरिवेशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पीछे हमने 2 डेरिवेशन देखे उनमें भी अगर कंपैरिजन इसका कर दें तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। देखिए यहाँ पर कह रहा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, एक आता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की भी व्याख्या करना आता है, तो उसको भी हम आपको किसी वीडियो में कराएंगे। तो क्योंकि इसके जो दोनों डेरिवेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको इसके आगे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है बिल्कुल आसानी से। देखिए आप सबसे पहले इसका आप चित्र समझ लीजिए। देखिए हम इस चित्र से ही आपको पूरी थ्योरी रटा देंगे, क्योंकि इस चित्र को अगर आपने समझ लिया तो आपको कुछ डेरिवेशन में हार्ड नहीं है। देखिए हमने मान लिया ये कोई एक तरंगाग्र है ए और वी, मान लिया तरंगाग्र जो है बी वेग से चल रहा है, उसकी जो चलने में जो समय लग रहा है वो टी लग रहा है। माना कोई तरंगाग्र ए और बी जो है एक समय नियत वेग से चल रहा है, एक पृष्ठ है x और x डैश, दो एक पृष्ठ है, ठीक है, पर अपवर्तित होती है, क्या होती है, इस पर अपवर्तित हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है, तरंगाग्र का ये सिरा जो ए वाला सिरा है अपवर्तित होता है, सिरा तरंगाग्र पर अपवर्तित होता है। जितने समय में बी सिरा तरंगाग्र के पृष्ठ ए डैश तक पहुंचता है उतने में होता क्या है, ए जो तरंग सिरा है वो बी डैश यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है, और पहुँच जाता है तो तरंगाग्र
क्या होता है कि ए डैश जो है बी डैश तक पहुंच जाता है, तब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए यानी कि बी जो तरंगाग्र है ए वाला, इसको ए डैश पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो बस हमें ये चीज़ लिखनी है और आगे सॉल्व करना है। आइए हम लिख के दिखा देते हैं। देखिए हमने आपके लिए समय बचत के लिए लिख के भी रखा है। देखिए हमने लिखा है, माना एक तरंगाग्र ए और बी, ये तरंगाग्र ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। जो बी वेग से, इसका जो वेग है ये क्या है, बी है। परावर्तक पृष्ठ एक्स और एक्स डैश, ए एक्स है और ए एक्स डैश पर क्या होता है, परावर्तित होते हैं। सबसे पहले तरंगाग्र का ए सिरा, तरंगाग्र के से पृष्ठ पर अपवर्तित तरंगाग्र का ए सिरा जो है सबसे पहले यहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि जितने समय में बी सिरा तरंग के पृष्ठ ए डैश पर पहुँचता है, उतने समय में ए डैश जो ए तरंग है, ए वाला तरंग है, वो कहाँ पहुँच जाता है स्टूडेंट, बी डैश तक पहुँच जाता है, यहाँ तक आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और क्या कह रहा है, और ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है और एक तरंगाग्र नया प्राप्त हो जाता है, ए डैश और बी डैश। अगर आप यहाँ पर इमेजिन करेंगे तो जैसा आपको इधर दिख रहा है वैसा आपको इधर भी दिख रहा है, तो क्या होता है, इसके वजह से ये वाला तरंगाग्र हमको प्राप्त होता है। तो आइए इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से भी देख लेते हैं, इसके आगे भी। देखिए हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, माना बी तरंगाग्र को, जो बी तरंगाग्र को है उसको ए डैश आने में लगा समय। आइए लिखते हैं, माना तरंग, आप तरंग लिखेंगे, तरंग बी को ए डैश तक आने में लगा समय क्या है, टी है, टी है। तब क्या हो जाएगा, तरंगाग्र ए डैश आता कहाँ, बी, जो तरंगाग्र बी है वो ए डैश तक आता है, बी वेग से आता है, तो समय कितना लगता है आपको, टी। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट आप यहाँ में देख लीजिए, ये जो है वो यहाँ तक आता है, ठीक है, और यहाँ तक आता है और इतने समय में ए वाला तरंगाग्र यहाँ तक आता है, तो इसमें बी वेग से आता है और टी समय लग जाता है यहाँ तक आने में, ठीक है। और उतने समय में उतना ही समय क्या लगता है, उतना ही समय ए को कहाँ तक पहुँच जाता है, बी डैश तक पहुँच जाने में लगता है। उतना ही समय लगता है जितना कि इसको यहाँ तक आने में लगता है, उतना समय ए को बी डैश तक जाने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है कहाँ तक जाता है, बी डैश तक, और समय कितना लगता है, बराबर। तो इसमें क्या है, देखिए इनटू समय दोनों में क्या है, बराबर है, कॉमन है। तो समीकरण 1/2 से, 1/2 समीकरण 2 से, समीकरण ए, देखिए इसमें दोनों ए तो कॉमन है, इनको आप हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बचेगा हमारा ए डैश बी, ए वाला बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा, ए बी डैश बचेगा नहीं, ये क्या हो, ये हमारा बच गया। आप इसको यहाँ पर नोट रहने दीजिए। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसमें त्रिभुज लेंगे। अब हमें पहले त्रिभुज कौन सा लेना है स्टूडेंट, देखिए पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी और ए डैश, ए वाला, एक यहाँ से, देखिए आप देखना ध्यान से, यहाँ तक ए वाला त्रिभुज हम लेंगे सबसे पहले, ठीक है। लिखेंगे स्टूडेंट, देखिएगा आप, त्रिभुज ए बी ए डैश बराबर, हम नहीं सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं, तथा, आप दूसरा भी तो त्रिभुज लेंगे स्टूडेंट। देखिए अब हम क्या करेंगे, ए त्रिभुज तो हमने ले लिया, अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी डैश और ए डैश, ए बड़ा वाला त्रिभुज, ए बी डैश और ए डैश। अब हम लिखेंगे यहाँ पर तथा त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश, ठीक है। मैं, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो त्रिभुज ए डैश और बी डैश दिया है, देखिए ए और बी डैश, ए और ए डैश, ए और ए डैश दोनों में क्या मन है, देखिए यहाँ पर ए और ए डैश क्या है, आधार है, इसको कह सकते हैं एक उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये दोनों में है, ठीक है, आधार है, एक क्या है, दोनों में है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि जो त्रिभुज है ए डैश बराबर ए डैश क्या है,
उभयनिष्ठ हैं। कैसे स्टूडेंट है? उभयनिष्ठ हैं, दोनों में कॉमन है, दोनों में है तो इन्हें क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ हैं। अब हम क्या करेंगे? तो हमने पीछे सिद्ध किया, यहाँ पर क्या सिद्ध किया? समीकरण 1 और 2 से a डैश b बराबर हमने सिद्ध किया ए बी डैश, हमने सिद्ध किया है। यहाँ पर अब आप लिख दीजिए सिद्ध कर चुके हैं, हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं क्या? ए डैश बी अब बराबर ए बी डैश। तो हम क्या करेंगे? देखिए अगर त्रिभुज समान है तो उसमें क्या होंगे? जो कोण, देखिए अगर ऐसा है जो त्रिभुज समान है तो क्या होगा? कोण जो बी है वो कोण बी डैश कोण बी के समान होगा या नहीं होगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर होगा कोण बी डैश के प्रत्येक समकोण, और जो दोनों कोण होंगे कैसे? 90 अंश के होंगे, समकोण होंगे। समकोण मतलब 90 डिग्री, क्योंकि इनमें जो है आधार समान है, भुजाएं बराबर हैं, तो कोण 90 अंश। अगर कोण 90 अंश है तब वो कोण कैसा होगा? तब वो कैसा होगा? त्रिभुज। तो वो कोण कैसा? सर्वांग सम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डैश बी सर्वांग सम, सॉरी सही निशान बना लेना आप लोग, सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा ए बी डैश ए डैश। तो वो कैसा होगा जाएगा? सर्वांग सम त्रिभुज होगा। अगर कोण और भुजाएं समान है, आधार कोई भुजा समान है, तो वो कोण कैसा होगा? सर्वांग सम। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और 9th में भी प्रमेय पढ़ी होगी, ठीक है। अगर देखिए अगर क्या है कि त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उसमें जो तब क्या होगा? जो कोण होंगे तब कोण जो होंगे वो भी बराबर होंगे। देखिए ये कोण जो है, ये कोण है इस कोण के भी बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ पर भी आप आई लिखेंगे, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण आई इक्वल टू कोण आर, बस हमने सिद्ध कर दिया। कोण आई जो है कोण आर के। अब हम लिख देंगे कि परावर्तन का द्वितीय नियम है, ये कौन सा है? परावर्तन का द्वितीय नियम है। और अपवर्तित तरंग तथा परावर्तित तरंग दोनों कैसे? देखिए अपवर्तित तरंग ए वाली कौन सी? अपवर्तित, और ये कैसी? परावर्तित। आप इसको लिखेंगे अपवर्तित और ये कैसी? परावर्तित, क्योंकि ये जा रही है परावर्तित हो रही है, ठीक है। परावर्तित तरंग जो है वो दोनों कैसे? एक ही तल में है, जो परावर्तन के द्वितीय नियम की पुष्टि करते हैं। आप इसके नीचे लिख देंगे परावर्तन, आप इतना भी लिख देंगे परावर्तन, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो स्टूडेंट ये 3 न्यूमेरिकल आई होप आपके समझ में आए होंगे। अगर आपके तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आगे पीछे जो भी वीडियो डालें वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपकी बोर्ड की तैयारी 90+% के टारगेट से हो सके। तो इसीलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।